प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का 18 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए शर्मा गेस्ट पेपर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अर्थशास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगत का निर्गत में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो आगत मतलब होता है साधन, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस जो होता है वो आगत है। और निर्गत जो होता है वो होता है उत्पादन, मतलब साधन का उपयोग करके हम लोग जो उत्पादन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं उत्पादन। ये कोई उत्पादक या फर्म भूमि, पूंजी, श्रम एवं कच्चे माल आदि साधनों का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्पादन प्रक्रिया। मतलब साधन का प्रयोग करके हम लोग क्या करें, उत्पादन कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया कहलाएगी। किसी फर्म द्वारा प्रयुक्त साधन या आगत एवं प्राप्त निर्गत के संबंध को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्पादन फलन। मतलब साधन और उत्पादन के फलनात्मक संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये है समीकरण दूसरा नंबर, QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। यहाँ QX जो है वो उत्पादन है, ABCD साधन है, और उत्पादन और साधन के संबंध को F द्वारा डिनोट किया गया है, जिसको हम लोग फलनात्मक संबंध कहते हैं। तो ये समीकरण हो गया। अगला है, उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो उत्पादन फलन का संबंध किससे है, तो उत्पादन के साधनों से। जैसा कि इस समीकरण में देख रहे हैं, उत्पादन का संबंध किससे है, तो साधन से। ABCD क्या है, साधन है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्पादन का प्रक्रिया साधन है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन है क्या है, तो श्रम है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, तो ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे इस तरह होता है, उत्पादन संभावना वक्र इस तरह होता है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। फिर है आपका, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण कौन सा है। तो उसका है साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम से की जाती है, तो वो की जाती है परिवर्तनशील अनुपात नियम की। अल्पकालीन अगर हुआ तो वो परिवर्तनशील हो जाएगा। परिवर्तनशील को ही हम लोग विविध अनुपात का नियम भी बोलते हैं, चल अनुपात का नियम भी बोलते हैं, साधन का प्रतिफल भी बोलते हैं। और अगर दीर्घकालीन उत्पादन फलन अगर रहता तो वो हो जाता पैमाने का प्रतिफल। अच्छा, अगला क्वेश्चन वही है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये है पैमाने के प्रतिफल नियम से। तीसरा हो जाएगा, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो दीर्घकाल में सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो यहाँ दीर्घकाल हो जाएगा। और अल्पकाल में क्या होता है, केवल हम परिवर्तनशील साधन को ही परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तनशील साधन कौन हो जाएगा मेरा, तो श्रम और पूंजी मेरा परिवर्तनशील साधन कहलाएगा। दीर्घकाल में यदि कोई फर्म अपनी समस्त लागतों को दुगना कर देती है परंतु उत्पादन दो गुणों से कम प्राप्त होती है, तो यह नियम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका घटते प्रतिफल का नियम। जैसे अगर साधन 2 लगा है, उत्पादन भी 2, साधन 4 के उत्पादन भी 4, तो इसको हम लोग उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। अब यदि उत्पादन 2 साधन लगाए 2, उत्पादन हुआ 1, साधन लगाए 4, उत्पादन हुआ 2, तो जिस हिसाब से हम लोग साधन में वृद्धि करें उत्पादन उससे कम बढ़ रहा है, तो ह्रास नियम हो जाएगा या घटते प्रतिफल हो जाएगा। और साधन लिए 2, उत्पादन हुआ 4, साधन लिए 4, उत्पादन हो गया 8, तो ये वृद्धिमान प्रतिफल को बताता है। तो यहाँ पर है कि दीर्घकाल में सभी समय दोगुना कर देती, दोगुना करती, लेकिन उत्पादन क्या तो दोगुना से कम होती है, तो इसका मतलब घटते प्रतिफल का नियम हो जाएगा। फिर है कॉफ डगलस उत्पादन फलन में Q बराबर AL पर अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप क्या है, तो इसका हो जाएगा पहला अल्फा प्लस बीटा। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q बराबर 10-5P है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी। तो वस्तु की मांग क्या होगी, तो यहाँ है Q बराबर 10-5P मांग वक्र है। अब P का मान यहाँ कीमत कितना दिया है, 2 रुपया, तो 10-5, अब P के जगह बैठा देंगे 2, बराबर हो जाएगा 10 - 5 को 2 से गुना करें तो 10। अब 10 में 10 गया तो क्या बच गया, 0। तो यहाँ पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन 0, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उत्पादन की आगतों या साधनों और अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को
उत्पादन फलन कहते हैं। एक लाइनर क्वेश्चन है। उत्पादन फलन QX बराबर क्या होगा, फंक्शन ऑफ ABCD हो जाएगा। साधन के प्रतिफल अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है। पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। स्थिर साधन उत्पादन के साधन है जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है परिवर्तनशील साधन उत्पादन के वे साधन होते हैं जिन्हें अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के अनुसार तुरंत बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फिर है भूमि, मशीनें आदि क्या है, स्थिर साधन है। श्रम, कच्चा माल आदि क्या है, परिवर्तनशील साधन है। स्थिर और परिवर्तनशील साधन के संयोग से उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, कुल उत्पाद कहते हैं। जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने पर उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है तो इसे पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। मतलब जिस हिसाब से हम साधन को लगा रहे हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा तो वो स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। अगला है परिवर्तनशील साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन TP में होने वाली वृद्धि को कहते हैं तो सीमांत उत्पाद कहते हैं। यहाँ फॉर्मूला है, औसत उत्पाद का फॉर्मूला होता है AP बराबर TP बटा परिवर्तनशील साधन की इकाई, या फिर लिख सकते हैं TP बटा L। कुल उत्पादन का फॉर्मूला होता है TP बराबर AP इंटू L होता है, या फिर TP बराबर सिग्मा MP होता है। MP यहाँ हो जाएगा सीमांत उत्पाद, AP हो जाएगा औसत उत्पाद। सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला होता है MPN बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1, या फिर एक और फॉर्मूला होता है MP बराबर डेल्टा TP बटा डेल्टा L। अब ये वाला जो फॉर्मूला यूज होता है जब आपका संख्या में टेबल में दिया रहेगा अगर डाटा, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यदि मेरा लिखा रहेगा TP बराबर AX स्क्वायर प्लस B, और इससे अगर हमको निकालना रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला एक लाइनर क्वेश्चन है। जब MP शून्य होता है तब TP अधिकतम होता है। जब MP बढ़ता हुआ होता है तब TP बढ़ती दर से बढ़ता है। जब MP घटने लगता है तो TP के बढ़ने की दर कम हो जाती है। जब MP घटता हुआ ऋणात्मक हो जाता है तब TP भी घटने लगता है। MP जब तक AP से अधिक होता है तब तक AP बढ़ता रहता है। जिस बिंदु पर AP तथा MP के वक्र एक दूसरे को काटते अर्थात दोनों बराबर होते हैं उस बिंदु पर AP अधिकतम होता है। फिर है MP घटता हुआ, MP मतलब हो जाएगा सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद घटता हुआ शून्य तथा उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन AP ऋणात्मक नहीं होता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्था 1 में बढ़ते दर से उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्था 2 में क्या होता है तो घटते दर से उत्पादन में वृद्धि होती है। और परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्था 3 में क्या होता है तो औसत उत्पादन घटता रहता है लेकिन शून्य से ऊपर रहता है। अब परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्था 3 में क्या होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य तक पहुंचकर ऋणात्मक होने लगता है। अब अवस्था इस तरह होता है, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ कटेगा और ये ऐसे ये औसत उत्पाद है, ये कुल उत्पाद है, ये सीमांत उत्पाद है। यहाँ से यहाँ जो है ये प्रथम अवस्था, यहाँ से यहाँ दूसरा अवस्था, और यहाँ से यहाँ तीसरा अवस्था कहलाता है। फिर है अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन को द्वितीय अवस्था में रखना चाहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर आता है क्वेश्चन। जब साधनों में वृद्धि के अनुपात में उत्पादन की वृद्धि दर अधिक होती है तो इसे पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं। अगर साधनों में 20% वृद्धि करने से उत्पादन में 30% वृद्धि होती है तो 20 साधन लगा रहे उत्पादन 30 हो रहा है, मतलब साधन से उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वो बढ़ता हुआ प्रतिफल कहलाएगा। जब साधनों की वृद्धि के अनुपात में उत्पादन की वृद्धि बराबर होती है तो उसे स्थिर प्रतिफल कहेंगे। अगर साधनों में 20% की वृद्धि होने पर उत्पादन में भी 20% की वृद्धि हो तो मतलब जितना साधन है उतना ही उत्पादन है तो स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। जब साधनों को बढ़ाने पर भी उसके अनुपात में वृद्धि का अनुपात कम हो जाए तो यह घटता हुआ प्रतिफल कहलाएगा। अगर साधनों में 20% की वृद्धि करने पर उत्पादन में 10% की वृद्धि हो तो वो घटता हुआ उत्पादन फलन कहलाएगा। अब हम लोग सेट 3 के प्रश्नों को देख लेते हैं जो शर्मा गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी तो ग्रीक भाषा में हुई थी। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है तो आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को प्रदर्शित करता है। अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है तो वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। फिर है निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है तो भारत का अर्थशास्त्री है रघुराम राजन। फिर अर्थशास्त्र मानव कल्याण
का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह है अल्फ्रेड मार्शल का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बार पूछा जाता है ये। फिर है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो एक फर्म के संतुलन, मतलब एक फर्म जहाँ रहा, एक व्यक्ति एक फर्म, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 20 माइनस 2P तथा P लेस देन 10 है तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता है, तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन ज्ञात करें। तो बाजार मांग फलन होता है कि उपभोक्ताओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो आपका 20 है, ये 20 को ये 20 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 20 को 20 से करेंगे तो 400, और फिर 20 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 40P हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 400 माइनस 40P, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 20 को ये इससे गुना कर देना है। फिर है अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? तो ये है आवश्यकताओं की संतुष्टि। फिर है निम्नलिखित में किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? तो वो होता है सीमांत उपयोगिता का। फिर है संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से क्या करता है? अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। फिर एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की क्या होती है? तो संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के मध्य बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी? बहुत बार हम बता चुके हैं, मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर इकाई के बराबर कहाँ है, या इकाई कहाँ है आपका? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इकाई दूसरा नंबर है। फिर है निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। गिनती की संख्या में कौन मापता है? तो ये आपका मार्शल के द्वारा उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जाता है, जबकि इसको हम लोग उदासीन वक्र विश्लेषण J.R. हिक्स ने दिया था, उनके अनुसार हम लोग उसको क्रम में माप सकते, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण उन्होंने दिया था। तो इसीलिए पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये क्या है? उदासीन वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है, पहला। फिर है एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये तथा मात्राएं क्रमशः X एवं Y है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? तो बजट रेखा का समीकरण होगा, एक वस्तु है 4X, तो यह हो जाएगा 4X और फिर है 5, तो प्लस 5Y बराबर 20, ये आपका समीकरण होगा। और यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन में सही है, खाली यहाँ बराबर छूट गया, तो यहाँ बराबर हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? बराबर होगा। 4X प्लस 5Y बराबर 20, तीसरा ऑप्शन। फिर है निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है? तो वो है पेप्सी और कोका कोला प्रतियोगी वस्तु है। फिर यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष Y अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो वो हो जाएगा 0। ये है आपका Y अक्ष के समानांतर, ये Y अक्ष है, तो इसके समानांतर अगर होगा तो यहाँ पर मांग की लोच 0 इसलिए होगा क्या है कि मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव मांग मात्रा पर कुछ नहीं होता। जैसे मूल्य अगर बढ़ गया तो हम लोग उतना ही मात्रा खरीद रहे, मूल्य अगर घट गया तो भी उतना ही मात्रा खरीद रहे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको बेलोचदार कहते हैं, तो यहाँ पर 0 होगा, चौथा ऑप्शन। उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो उत्पादन से तात्पर्य है इनमें से सभी। 18 परवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो सीमांत उत्पाद कहा जाता है। उत्पादक कौन होता है? तो साधनों की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है, पहला ऑप्शन। फिर उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा? सीमांत उत्पादन मतलब MP बराबर होता है TPN माइनस TPN-1। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि TPN कितना है मेरा? 30। यहाँ पर देख रहे हैं इकाइयों का प्रयोग मतलब 30 है, ये 30 और फिर है आपका शुरू में 24 था। TPN मतलब इसके एक पहले वाला, तो एक पहले वाला का उत्पादन कितना है? 24। अब 30 में 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पर 6 कहाँ पर है? चौथा, यहाँ पर है चौथा ऑप्शन में, तो 6 हो जाएगा। फिर किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है? तो सीमांत आगम। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है? तो कुल परिवर्तनशील लागत हो जाएगा। किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 1। जैसे
यहाँ से अगर गुजरेगा तो पूर्ति की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। फिर मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपया प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाइयों की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी? तो बाजार पूर्ति होगा, प्रत्येक जो पूर्ति करता है उसको हम लोग जोड़ देंगे प्रत्येक इकाई को, तो वो बाजार पूर्ति कहलाता है। तो यहाँ पर एक करता है 50 और यहाँ पर 3 फर्म है, तो 3 को 50 से गुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो 150 मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा, मतलब 3 को ये 50 से गुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा। फिर है, एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर 70 रुपये प्राप्त करता है, तो सीमांत आगम का मान क्या होगा? तो 70 में से 50 को हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे, 70 में 50 को माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर है, लाभ माइनस अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब टीआर और टीसी बराबर होते हैं। अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत क्या होती है? तो न्यूनतम ए भी सी से कम होती है। फिर है, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु की मांग की पूर्ति वक्र क्रमशः Q बराबर 10 - 2P तथा Q बराबर 5 + 3P है, तो साम कीमत क्या होगा? तो साम कीमत क्या होगा? यहाँ फॉर्मूला होता है S बराबर D। पूर्ति कितना है? इतना, तो बैठा दीजिए 5 + 3P, ये बराबर का बराबर दिया, और D है मेरा, मांग है मेरा 10 - 2P। अब 2P को उठा के इधर ले आएंगे तो +2P हो जाएगा, और यहाँ पहले से 3P है। अब 10 इधर, अभी 5 को उठा के इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ देंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5P, और यहाँ पर 10 में 5 घटा देंगे तो 5, तो P का मान क्या हो जाएगा मेरा? तो P बराबर हो जाएगा 5/5 बराबर 1। तो एक ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। तीसरा है 30 है, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो पहले मात्रा में परिवर्तन बट्टा मूल्य में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग पूर्ति लोच कहते हैं। तो मात्रा में परिवर्तन कितना है? 4%, तो 4 ऊपर होगा और कीमत नीचे हो जाएगा। 5 को 4 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 0.8। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। फिर है, किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो TR - TC के। एक फर्म के संतुलन के किस शर्त को पूरा होना आवश्यक है? तो वो MR बराबर MC होना आवश्यक है। ये मेरे साइंस कॉमर्स में शायद आया था ये क्वेश्चन। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी होती है। श्रम से क्या तात्पर्य है? तो श्रम से तात्पर्य है एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा। फिर है, यदि श्रम का सीमांत उत्पादन MPL तथा वस्तु का मूल्य P है, तो श्रम के सीमांत उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो P × MPL हो जाएगा। फिर है, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है तो कब होती है? तो होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है। फिर है, दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा क्या होगी? तो अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? तो ये होती है विभेदीकृत या विभेदीकरण जो होता है एकाधिकार में होता है। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है आपका, दीर्घकाल में असमान लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? तो एकाधिकार में होती है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है। इसमें हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एकाधिकार में हम विक्रेताओं की संख्या को बार बार समझ लेते हैं। तो विक्रेताओं की संख्या एकाधिकार में 1 होती है, लेकिन यहाँ पर क्रेताओं की संख्या पूछ रहा है तो ये आपका अधिक होती है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहले के मॉडल सेट में मैंने 1 बताया था जो गलती से बता दिया था, क्या कि मैंने यहाँ विक्रेता समझ लिया था, यहाँ क्रेता है इसलिए अधिक हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर अर्थशास्त्र के बच्चों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।